नारा संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं 8 अगस्त 2024 है। आज हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट के पारित होने की। आपको बताना चाहेंगे कि 24-25 का बजट संसद से पारित हो गया है। लोकसभा में 7 अगस्त को इस पर चर्चा हुई और उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया वित्त विधेयक पे, और 8 अगस्त को राज्यसभा ने वित्त विधेयक को चर्चा के बाद लौटा दिया है। फाइनेंस बिल जो एक मनी बिल है, इसको राज्यसभा उस पर चर्चा करती है और लौटा देती है। राज्यसभा के पास किसी भी फाइनेंस मनी बिल को नामंजूर करने की शक्ति नहीं है। तो फाइनेंस बिल में लोकसभा में चर्चा हुई, वित्त मंत्री ने उसका जवाब दिया और इसे पारित कर दिया। उसके बाद इसे 8 अगस्त को राज्यसभा में भेजा गया और देर शाम को राज्यसभा ने इस पर चर्चा की, वित्त मंत्री ने जवाब दिया, उसके बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। इसके साथ ही जो 2024-25 का आम बजट है उसको पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब ये बजट पेश होता है तो किसी भी जो केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश होता है तो इसको 3 चरणों में पारित किया जाता है। सबसे पहले बजट पर सामान्य चर्चा होती है, जनरल डिस्कशन जिसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो भी सरकार ने बजट में नए कार्यक्रम या नई कोई घोषणा की है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो भी बदलाव किए हैं, तमाम जो भी बातें कही हैं, उस पर एक आम चर्चा होती है। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के सांसद इस पर अपनी राय रखते हैं और ये स्वाभाविक है कि जो विपक्ष के सांसद होते हैं उसकी कमियां गिनाते हैं और जो सत्ता पक्ष के सांसद होते हैं उसकी खूबियां बताते हैं, उनसे क्या लाभ है उनके बारे में बताते हैं। और उसके बाद वित्त मंत्री इसका जवाब देते हैं और संसद में, लोकसभा में जो भी सरकार होती है उसका बहुमत होता है तो उसे ध्वनिमत से पारित करा दिया जाता है। उसके बाद जो अलग अलग मंत्रालय हैं, भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, तमाम जो मंत्रालय हैं, तो सभी मंत्रालयों को बजट में उनके लिए अलग अलग आवंटन होता है। कृषि मंत्रालय को इतना पैसा मिलेगा, रक्षा मंत्रालय को इतना मिलेगा, शिक्षा मंत्रालय को इतना मिलेगा। तो तमाम मंत्रालय, कुछ मंत्रालयों की तो जो कमेटियां हैं, संसदीय कमेटियां, वो विचार कर लेती हैं और कुछ जो जिन्हें ज़रूरी समझा जाता है, जैसे रेल मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनके बारे में सदनों में जो है, दोनों सदनों में अल्पकालिक चर्चा कराई जाती है और उसकी कि कृषि क्षेत्र में ये होना चाहिए, किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए, किसानों को ये परेशानियां हैं, सब बातें सांसद रखते हैं और जो भी उस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं वो उसका जवाब देते हैं। और उसके बाद एक ग्लोटीन जिसको कहते हैं कि सारे मंत्रालयों के बजट आवंटन को मंजूरी दे दी जाती है। ये हुआ दूसरा चरण। और तीसरे चरण में बारी आती है फिर फाइनेंस बिल की। फाइनेंस बिल में होता है कि जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी बजट में घोषणा की गई है कि ये घटाया है, ये बढ़ाया है, वो सारे प्रोविज़न फाइनेंस बिल में रखे जाते हैं। क्योंकि पिछले साल का फाइनेंस बिल होगा, उसमें जो चीज़ लिखी है अगर उसमें बदलाव हुआ है तो उसको फिर उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो फाइनेंस बिल पेश होता है। तो ये फाइनेंस बिल 7 तारीख को लोकसभा में पेश किया गया। जैसे फाइनेंस बिल में क्या है कि सोने चांदी पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई, उसका संशोधन उसमें रखा गया होगा। इनकम टैक्स का जो नई प्रणाली है, नई व्यवस्था जो है, उसके स्लैब में कुछ बदलाव किया गया, उसको उसमें शामिल किया गया। मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया, वो रखा गया। जो पेंशनर है उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई, ये मतलब नई व्यवस्था में ये प्रोविज़न किए गए हैं। पुरानी इनकम टैक्स की प्रणाली में कोई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव किया है, प्रॉपर्टी बेचने पर जो कैपिटल गेन होता है उसमें जो बदलाव किया है। और फाइनेंस बिल पेश करते समय सरकार ने एक मतलब करीब 45 संशोधन और उसमें रखे हैं
थोड़े बहुत और बदलाव किए। जो बजट में घोषणा हुई थी उसमें भी थोड़ा और सुधार करके भी मेंबर्स ने जो कहा कि ये ठीक नहीं है, इससे परेशानी होगी, तो सरकार ने खुद ही उसमें थोड़े संशोधन करके उसको लोकसभा में पेश किया और 7 अगस्त को ये पारित हो गया। तो उसमें एक सबसे बड़ा जो उन्होंने जो चेंजेस किया कि प्रॉपर्टी टैक्स में जो इंडेक्सेशन के साथ कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया था, और बिना इंडेक्सेशन के प्रॉपर्टी बेचने पर जो आपको कैपिटल गेन होता है उस पर 12.5% टैक्स लगा दिया था। जबकि पहले व्यवस्था थी कि इंडेक्सेशन के साथ जितना आपको लाभ होगा उसके बाद जो आपको लाभ बचेगा उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो 20% और इंडेक्सेशन का लाभ, और अब इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया था और 12.5%। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे लाभ ज़्यादा हो रहा था तो टैक्स कम, तो वो जब गणना करते थे तो कहीं फ़ायदा हो रहा था कहीं नुकसान हो रहा था। तो वित्त मंत्री ने थोड़ा सा बदलाव किया कि जो रेजिडेंट भारतीय निवासी जो भारतीय घर खरीदेंगे और जो हिंदू अविभाजित परिवार है, इन 2 कैटेगरी के लिए बोला है कि आपको दोनों में से जो भी व्यवस्था लाभकारी हो आप उसको उससे के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। मतलब इंडेक्सेशन की गणना के साथ 20% टैक्स और बिना इंडेक्सेशन की गणना के साथ 12.5% टैक्स। आपको जिसमें भी फ़ायदा हो, ये मतलब चुनिंदा के लिए है, सबके लिए नहीं किया है, सिर्फ हिंदू अविभाजित परिवार और रेजिडेंट प्रॉपर्टी सेलर जो भी यहाँ के निवासी हैं। तो ये एक बदलाव किया और कुछ थोड़े बहुत और बदलाव किए हैं। और वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो भी बदलाव किए हैं, ये कैपिटल गेन में खासकर जो बदलाव किए हैं कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो शेयर मार्केट में सूचीबद्ध शेयर हैं, गैर सूचीबद्ध शेयर हैं, सब पर जो है शॉर्ट टर्म में 20% और लॉन्ग टर्म में 12.5% टैक्स कर दिया है। तो कहा कि ये हमने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की हमारी मंशा, हम कोई राजस्व जुटाने की हमारी कोई मंशा नहीं थी इसके पीछे। हमारा इसको जो कि सीधा हो जाए कि इंडेक्सेशन की गणना करो फिर ये करो, ये हम इसको सीधा करना चाहते थे क्योंकि हमने रेट कम कर दिया है। तो ऐसे 45 संशोधन हुए हैं और उसके बाद ये लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा ने 8 अगस्त को इसको चर्चा के बाद देर शाम लोकसभा को लौटा दिया। तो ये बजट एक तरह से संसद में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो गया। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास फाइनेंस बिल भेजा जाएगा और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। फिर जो जो चीज़ें हैं सब वो पूरे साल के लिए लागू हो जाएंगे। इंटरिम बजट में 4 महीने के लिए जो भी लेना देना था वो हो सकता था, अब ये पूरे साल के लिए ये इसको लोकसभा मतलब पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि कुछ डिमांड उठी थी कि भाई जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर 18% जीएसटी लगता है, उसको आप ख़त्म कर दो। तो बोला जीएसटी जो है वो बजट में इसके फैसले नहीं होते हैं। जीएसटी में तो जीएसटी काउंसिल जो होती है वो फैसले करती है और जीएसटी काउंसिल में तमाम राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। तो जो भी सांसद ये डिमांड उठा रहे हैं वो अपने स्टेट के वित्त मंत्रियों से कहें कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जाके इस बारे में बात करें। और वैसे भी जो जीएसटी में जो भी पैसा इकट्ठा होता है 50% स्टेट का 50% सेंटर का होता है और सेंटर के 50% में से भी काफ़ी पैसा राज्यों को दिया जाता है। केंद्रीय करों में भी राज्यों का हिस्सा होता है। तो इस तरह 76% जो टैक्स है वो तो राज्यों को ही देते हैं, केंद्र सारा पैसा नहीं रखता है। तो इसके बारे में अगर कोई बात है तो वो जीएसटी परिषद की बैठक में उसमें विचार किया जा सकता है। तो ये तो हुई बजट की बात। अब आज जो है रिजर्व बैंक ने अपनी जो हर 2 महीने में रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। 6, 7, 8 अगस्त को रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की। जो पूरे मौद्रिक नीति उसकी बनी हुई उसकी समीक्षा करता है कि इसमें और क्या बदलाव होते हैं। तो कोई खास ज़्यादा बदलाव नहीं हुए। जो रेपो रेट है जो हमने आपको बताया था कि पूरे बैंकिंग तंत्र की आधार दर है, मूल दर है, जिसके ऊपर सब दर तय होती हैं, वो 6.5% पर बरकरार रखी है। तो इससे ये माना जाता है कि कोई भी जो लोन है, जो बैंक लोन पे इंटरेस्ट लेता है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि बैंक आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ 2024-25 में 7.2% रहेगी, जो पिछला वित्त वर्ष में 8.2% रही थी और अब इस साल उसके ऊपर 7.2% का अनुमान है। और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ये कहती है कि संदेश जो है कि रिजर्व बैंक ये चाहता है कि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे, ज़्यादा गड़बड़ ना हो, और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वृद्धि की अच्छी रफ्तार
मतलब सबसे बड़ी प्राथमिकता है महंगाई ना बढ़े, और उसके बाद ये है कि आर्थिक वृद्धि की जो मजबूती है, जो रफ्तार है, वो भी अच्छी रहे। और रिजर्व बैंक ये उम्मीद कर रहा है कि खरीफ मौसम की बुआई अब अच्छी होगी, तो इससे फूड इन्फ्लेशन, जो खाद्य मुद्रास्फीति है, उसमें थोड़ी नरमी आएगी। और उसने कहा है कि 2024-25 में पूरे साल का जो औसत है महंगाई का, वो 4.5% रहेगा, यानी इस साल के मुकाबले थोड़ा कम रहेगा। रिजर्व बैंक 4% रखना चाहता है, तो 4.5 रहेगा, थोड़ा सा ऊपर। उद्योग मंडल एसोचैम, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जो सेक्रेटरी जनरल दीपक सूद, उन्होंने रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है उस पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि मध्य पूर्व के देशों में भू राजनीतिक तनाव, जो कि इजराइल और तमाम वहाँ के जो देश हैं वहाँ पे तनाव बना हुआ है, ईरान और दूसरे देश। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सुस्ती की जो बात हो रही है, अमेरिका में मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है, और यूरोपीय देश और वित्तीय बाजारों में जो गड़बड़ हो रही है, उठापटक हो रही है, उसके बीच रिजर्व बैंक के जो नीतिगत जो पॉलिसी स्टेटमेंट जो ये है रिजर्व बैंक का जो मौद्रिक नीति की समीक्षा है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और उसका लचीलापन, यानी दबाव को सहने की जो उसकी क्षमता है, उसकी झलक इसमें मिलती है। रिजर्व बैंक और सरकार जो तुरंत नीतिगत जो रिस्पॉन्स देती है, कि जिस चीज़ की जब जरूरत होती है एकदम रिस्पॉन्स देती है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत ने मौद्रिक नीति में कुछ उपाय का भी घोषणा की है। जैसे उन्होंने कहा कि कोई यूपीआई के जरिए अगर टैक्स का जो पेमेंट करना चाहता है, तो पहले 1 लाख तक की सीमा थी, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया, तो इससे टैक्स कर प्रशासन में आसानी होगी, सरलता होगी। 5 लाख तक का जो टैक्स आपको देना है, सीधे यूपीआई के थ्रू भेज दो। और एक डेलीगेटेड यूपीआई भुगतान जो उसकी भी अनुमति दी है, तो वरिष्ठ नागरिकों को इससे लाभ होगा। तो इसके साथ ही हमारा एपिसोड को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट डालिए और लाइक जरूर कीजिए। आप देखते हैं, व्यू आपके मिलते हैं, लेकिन लाइक करना और कमेंट देना ये हमारे लिए उत्साहवर्धक होगा। नमस्कार।